हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है ट्रिपल सी क्लास रामघाट में। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग के बीच में आपका जो शेष टॉपिक बचा हुआ था उसको हम पढ़ाने के लिए आए हैं। आप लोग का जो टॉपिक चल रहा था समाजवाद और साम्यवाद, हम लोगों ने समाजवाद साम्यवाद को देखा था और उसी में से एक टॉपिक चल रहा था आप लोग का 1917 की बोल्शेविक क्रांति का कारण चल रहा था। हम आप लोग को बहुत सारे कारणों को बताने का प्रयास किए थे, जिसमें हम आप लोग को 5 कारण बताए थे और आज छठी कारण और शेष कारणों को हम लेकर आप लोग के बीच में हाजिर हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन अर्थात रोमनोव राजवंश का शासन चल रहा था। उसी में से एक कारण और भी रहा है क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध में आप लोग को हम बता दें कि क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था रूस और जापान के बीच हुआ था। रूस और जापान के बीच में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में रूस की पराजय हो गया था। और इतना बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो रूस है, जो पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा माना जाता है, और जापान मात्र एक छोटा सा एशिया का देश है। इस देश से जब हार हो जाता है तो उसे यह लगता है कि हम और युद्धों में हम विफल रहेंगे। तो इसी युद्ध के कारण होता है क्या कि रूस जो है अर्थात जार निकोलस द्वितीय अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सभी जगह यह शोर कर देता है कि जो क्रीमिया का युद्ध में जो रूस पराजय हुआ है, उस पराजय में रूस संधि हस्तक्षेप किए हैं, मतलब संधि शर्त के द्वारा यह युद्ध को बंद कर दिया गया है। लेकिन जब उसका सेना अपने स्वदेश अपने गांव लौटते हैं तो वह हारने का युद्ध का कारण बताते हैं, जिससे जनता के अंदर में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जार निकोलस द्वितीय ने यह संदेश फैला दिया था रूस में कि हम युद्ध हारे नहीं हैं, संधि शर्त के द्वारा युद्ध को समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से यह भी एक कारण बना होता है जनता के अंदर में, जो रूस का जो विफलता होता है इसका कारण बना होता है, और इससे जनता मतलब कि जो नाखुश होते हैं। इसी में से एक कारण और है जो सबसे अहम कारण है, वो आपका हम कहेंगे कि VVI है। ये अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, लगभग 1 साल 1.5 साल 1 साल 2 साल के बाद यह प्रश्न को रिपीट करते रहता है। तो इसलिए आप लोग इसको मतलब देख लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को हम बारीकी ढंग से आप लोग को हम लिख दिए हैं। थोड़ा सा वीडियो को रोककर इसको नोट्स को तैयारी कर लीजिएगा। खूनी रविवार में क्या हुआ था उसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को हम बता देते हैं डिटेल से, फिर आपको लिखा हुआ है वहां से आप लोग देख लीजिएगा। होता है क्या कि जब रूस की सेना क्रीमिया के युद्ध में पराजय के बाद जब अपने स्वदेश लौटते हैं तो वह सेना हारने का कारण बताते हैं। लेकिन जनता के मन में तो यह पहले से जार निकोलस द्वितीय ने मतलब कि जो कह दिया था कि युद्ध संधि शर्त के द्वारा युद्ध को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार से जनता के अंदर में आक्रोश की भावना बढ़ जाता है। इस युद्ध में जब रूस की पराजय होता है तो इस पराजय में रूस को काफी धन जन की क्षति होता है और इसको काफी नुकसान होता है, जिसके कारण है कि रूस में काफी बेरोजगारी और भूखमरी की नौबत आ जाते हैं। इसी बेरोजगारी और भूखमरी की नौबत को दूर करने के लिए वहां के जनता ने जार निकोलस द्वितीय की महल सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर छोटे सरकार रोटी दो का नारा लगाते हुए वह सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। जब यह नारा लगाते हुए जा रहे थे कि
छोटे सरकार रोटी दो, तो वहां के निहत्थे अर्थात जार का जो सेना था वह निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है, जिससे देखते ही देखते हजारों लोग मारे जाते हैं। यह घटना 9 जनवरी 1905 ईस्वी को पुरानी कैलेंडर के अनुसार है, लेकिन नई कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। ये थोड़ा सा कैलेंडर का हेरफेर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उससे भी भयानक 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस में खूनी रविवार हुआ था। संयोग बस यह घटना रविवार को दिन हुआ था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। और देखते ही देखते सेंट पीटर्सबर्ग महल, पूरे महल खून से लथपथ हो गया, इसलिए इसे लाल रविवार के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमने यहाँ पे आप लोग को लिख दिए हैं कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोग रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहा था। ये सेंट पीटर्सबर्ग महल जार निकोलस द्वितीय का ये राजमहल है। उस राजमहल का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग महल। जब लोग नारा लगाते हुए रोटी दो का जब जा रहे थे, परंतु निहत्थे लोगों पर जार की सेना ने गोलियां बरसा दिया, जिसमें हजारों लोग क्या किए, मारे गए। ठीक, यह घटना 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इसे खूनी रविवार भी कहते हैं और इसे लाल रविवार भी कहते हैं। ठीक, लेकिन पुरानी कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ है, तो ये दोनों डेट आप दर्शा दीजिएगा तो बेहतर होगा। ठीक, जब यह खूनी रविवार जब हुआ तो पूरे रूस में आग का चिंगारी की तरह यह फैल गया। यह घटना जो है जैसे आग जैसे लगता है, उसी प्रकार से यह पूरी घटना फैल गया और सरकार को आलोचना करने लगा। देखते ही देखते रूस की जो सरकार था वो विफल हो गया और सरकार जनता के पक्ष में झुक गया। सरकार जब झुकी तो इस घटना को मतलब कह सकते हैं लिपापोती के लिए, ठीक ना, एक ड्यूमा संस्था का स्थापना किया गया और इस ड्यूमा संस्था को कुछ अधिकार दे दिया गया कि आप यह जो घटना घटा है, इस घटना को आप मतलब पर्दाफाश कीजिए। लेकिन जैसे ही युद्ध शांति होता है तो 1906 ईस्वी में इस संस्था का जो अधिकार था उनको छीन लिया जाता है। इस प्रकार से जो घटना इतना बड़ा हुआ रूस में, यह भी बोल्शेविक क्रांति का एक कारण बनता है और यह भी आगे चलकर यह भी कारण एक विशाल रूप धारण कर लेता है। 7वां कारण जो है आप लोग का है रूस में मार्क्सवादी का प्रभाव, यानी कि रूस में मार्क्सवादी का प्रभाव, यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना। यही कारण है कि एक सर्वहारा वर्ग का इन्होंने जन्म दिया। तो थोड़ा सा हम आप लोग को बता देते हैं कि मार्क्सवाद क्या है। तो जो कार्ल मार्क्स के विचारों को लोग मानते थे, उस लोग को मानने वालों को मार्क्सवादी विचारक कहते हैं। तो रूस में मार्क्सवादी का जो प्रभाव है यह काफी देखने को मिला, क्योंकि उन्हीं में से एक महान हम चिंतक को मानते हैं टॉलस्टॉय, जिनका एक पुस्तक है वार एंड पीस। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप लोग VVI में रखिएगा, इंपॉर्टेंट में रखिएगा। आपसे पूछेगा कि वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है या किसने रचना किए थे, तो टॉलस्टॉय ने किए थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये मार्क्सवादी क्या करते हैं कि जो कार्ल मार्क्स के विचारों को जो मानते थे, वह कार्ल मार्क्स के विचार को मानने वाले लोग जब रूस के किसानों मजदूरों के बीच में जब उन लोगों ने जब काम करना शुरू किया, तो देखते ही देखते उनकी संख्या है जो बढ़ता चला गया। अर्थात कार्ल मार्क्स के विचार का जो मानने वाले थे उनकी संख्या में वृद्धि होता चला गया।
होता चला गया। और आप लोग जानते हैं कि जो कार्ल मार्क्स के विचारों को जो मानते थे, अर्थात समाज का अति साम्यवादी विचारधारा को वह मानते थे। इस प्रकार से साम्यवादी विचारधारा का रूस में सबसे ज्यादा विस्तार होना शुरू हो गया था। इसी में से आपसे एक प्रश्न मतलब पूछा जाता है कि रूस का सबसे पहला साम्यवादी विचारक कौन थे। तो रूस का अगर सबसे पहला साम्यवादी विचारक अगर आपसे पूछेगा तो उसका नाम लीजिएगा प्लेखनोव का। प्लेखनोव एक जो सामाजिक साम्यवादी विचारक था, यानी कि साम्यवादी विचारकों को यह मानने वाला था। तो यहां से आपका एक प्रश्न भी बन जाता है, ठीक ना, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। रूस का पहला साम्यवादी विचारक कौन थे, तो प्लेखनोवा थे। इस प्रकार से यही कारण है कि जब साम्यवादियों का विचारक जब रूस में जब पनप रहे थे, बढ़ रहे थे, इसी कारण है कि 1898 ईस्वी में रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हो गया था। रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1898 ईस्वी में रूस में हुआ था। और ये रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना, इसमें कौन कौन से मेंबर मतलब कि जुड़े हुए थे, तो इसमें जो मेंबर जुड़े हुए थे वह सर्वहारा वर्ग थे। आपको यहां से पूछा जा सकता है कि सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं, या सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम लोग सम्मिलित हो, वैसे वर्ग को हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। और ये सर्वहारा वर्ग के द्वारा ही रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किया गया था, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि यह 1898 ईस्वी में रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की जब स्थापना हुआ, लेकिन आगे चलकर 1903 ईस्वी में यही रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी आगे चलकर यह दो भागों में टूट जाता है। कुछ अनशन होता है संसाधन तथा अनुशासन के मुद्दे पर इन दोनों के बीचों इसके पार्टी में कुछ फूट डालता है, मतलब कि कुछ लड़ाई हो जाता है, जो समझिए। और होने के बाद में यह पार्टी टूट जाता है। टूटने के बाद में यह पार्टी दो खेमों में बढ़ जाता है, ठीक है। एक होता है बहुमत वाला जो पार्टी बनता है, यानी कि उसमें बहुमत वाला जो पार्टी होते हैं उसमें उसी में से एक बोल्शेविक पार्टी का गठन हो जाता है। और जो कम अल्पमत वाले मतलब कम संख्या वाले होते हैं उसमें होते हैं मनसेविक पार्टी का गठन होता है। तो जो बोल्शेविक जो संगठन बना था वह रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी के विघटन से ही बना था और मनसेविक बना था, ठीक। इस प्रकार से रूस में और अनेकों प्रकार के छोटे छोटे पार्टियां का निर्माण होता चला गया। और इस प्रकार से साम्यवादी विचारक अर्थात कार्ल मार्क्स के मानने वाले लोग की संख्या में वहां पे वृद्धि हो रहा था। तो यह भी एक कारण बनता है कि जो बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था, यह भी अहम योगदान निभाता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आगे चलकर रूस पर अपना सत्ता स्थापित किए थे। तो 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की भी स्थापना हुआ था। याद रखिएगा 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी की गठन किया गया था। 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी का गठन किया गया था। उसके बाद है कि यही कारण है कि कार्ल मार्क्सवादी जो विचारधारा था वह मजदूर और किसानों के बीच में एक संगठन के रूप में काम करता है, जिसका परिणाम होता है आगे चलकर कि बोल्शेविक क्रांति होता है, और जिसमें यह मार्क्सवादी विचार के जो लोग थे वह सफल होते हैं। तो यह हम आप लोग को दो कारणों को हम स्पष्ट रूप से बताने का काम किए, ठीक ना। और इस प्रकार से रूस में यह गतिविधि चलता रहा। आगे है कि रूस में 8वां जो कारण है वह तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण को हम आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं। तात्कालिक कारण में आता है पहला प्रथम विश्व युद्ध। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी के बीच में चला था। और इस युद्ध में पूरे पृथ्वी पर जितने भी देश थे वह दो खेमों में बटा हुआ था, ठीक है।
एक खेमा में जो था उसको मित्र राष्ट्र बोलते थे और एक खेमा को धुरी राष्ट्र बोलते थे। मित्र राष्ट्र का जो संचालन कर रहे थे एक तरफ से फ्रांस था और धुरी राष्ट्र का जो संचालन करता थे वह था जर्मनी था। लेकिन रूस इस युद्ध में भी वह भागीदारी निभाए थे, मतलब इस युद्ध में भी वह हिस्सा था, इस युद्ध में भी वह भाग लिए थे। लेकिन भाग या किस लिए लिए थे? तब भाग लेने का इसका एक उद्देश्य था कि जो रूस की जनता है या आंतरिक मामलों में न उलझे। आंतरिक मामलों में अगर उलझता रहेगा तो सरकार गिरने की संभावना बना रहेगा। इसलिए जार निकोलस द्वितीय ने रूस की जनता को आंतरिक मामलों को ध्यान में हटाने के लिए उन्होंने बाहरी मामलों को दिखाने के लिए युद्ध में कूद पड़ा था। लेकिन इस युद्ध में रूस का सभी जगह पे सभी मोर्चों पर विफल हो रहे थे। कहीं पे इनका कोई मतलब कीजिए कह सकते हैं सफलता नहीं हासिल हो रहा था। तो इस प्रकार से मतलब कीजिए तत्कालीन कारण का मतलब कि चल रहा था। हुआ क्या कि जब जार निकोलस द्वितीय जब युद्ध का जब संचालन कर रहे थे तो जार निकोलस द्वितीय का जो सेंट पीटर्सबर्ग महल है वह मतलब कि जो धीरे धीरे सैनिकों खाली होता जा रहा था। मतलब कहने का अर्थ है कि जब राजा युद्ध में जब सम्मिलित हो गए थे तो राज दरबार एकदम खाली हो गया था। जैसे ही राज दरबार जब खाली होता है तो राजमहल में एक अलग चीज मतलब कि जो चलने लगता है, अर्थात राजा की जो पत्नी था उस राजा की पत्नी का नाम था जरीना का वहां पे शासन चलने लगता है। और जरीना का एक पादरी था जिसका नाम है राष्ट्रपुटिनी, ठीक ना, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, राष्ट्रपुटिनी नाम है। वह मतलब कि जो सलाह देता है वह गलत सलाह देता था रानी को, और रानी राजा को सलाह देता था। तो स्वाभाविक बात है कि रानी जब राजमहल का जब संचालन कर रहा था, ठीक ना, जब राजा नहीं थे अर्थात राजा युद्ध में चले गए थे, तो इसी बीच में उन्हीं के शासनकाल में, ठीक ना, उन्हीं के शासनकाल में लोगों ने जब राजमहल खाली देखा तो जो सर्वहारा वर्ग है उन लोगों ने सरकार के विफलताओं पर उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। तो हम आप लोग को हम इतना बताने का प्रयास किए और आगे भी हम आप लोग को थोड़ा बताते हैं। इसमें आप लोग को लिख दिए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। रूस मित्र राष्ट्र के साथ में युद्ध किया था। रूस मित्र राष्ट्र मतलब फ्रांस के साथ सम्मिलित होकर युद्ध किया था, लेकिन इस युद्ध में इनको सफलता नहीं मिला था। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि आंतरिक मामला को रूस की जनता भूल जाए और बाहरी मामला में क्या हो जाए, रूस की जनता उलझ जाए। इस कारण से मतलब कि यह युद्ध में शामिल हुआ था। उसके बाद में कि रूस की जो सेना है सभी जगहों पर ये क्या हो रहे थे, विफल हो रहे थे। चलिए हम अब आज आप लोग को थोड़ा और इसमें और बता देते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि 7 मार्च 1917 ईस्वी को पुराने कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 ईस्वी को होता क्या है कि जनता सरकार के खिलाफ नारा लगाना शुरू कर देता है और उसकी एक जगह है पेट्रोग्राद, ठीक ना, वर्तमान में उसका नाम है लेनिनग्राद बोलते हैं। लोग सड़कों पर उतर आते हैं और नारा लगाते हैं, जुलूस के साथ नारा लगाते हैं रोटी दो का नारा लगाते हुए सभी सड़कों पर उतरकर सरकार के विफलताओं के खिलाफ नारा लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये घटना हुआ था 7 मार्च 1917 ईस्वी को। लेकिन अगले ही दिन अर्थात 8 मार्च 1917 ईस्वी को जो वहाँ के महिलाएं थे, मजदूर थे, किसान वर्ग थे, ये सभी जो कारखाना में काम कर रहे थे ये सभी वर्ग रोटी दो के नारा लगाता हुआ आवाज उठाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह जन आंदोलन एक विशाल रूप धारण कर लिया। कहा जाता है कि उसका जो जार निकोलस द्वितीय में एक बेहतरीन जो रेजिमेंट थे
वह रेजिमेंट ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। उसका रेजिमेंट का नाम था पेरोब्रेस्की रेजिमेंट। ये भी रेजिमेंट जो था वो भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर देता है। इसके बाद में 12 मार्च 1917 ईस्वी को राजा और रानी और उसकी जो नौकरानी जो अर्थात पादरी जो था, ठीक है, राष्ट्रकूटनी, वो सबको गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर देता है। और इस प्रकार से 12 मार्च 1917 ईस्वी को राजा गद्दी त्याग देता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक महान साम्राज्य रोमनोव राजवंश का पतन हो जाता है। तो ये घटना हुआ था 12 मार्च 1917 ईस्वी को। लेकिन जब यह गद्दी जब त्याग देता है तो इस प्रकार से आनन फानन में वहां पे एक बुर्जुआ सरकार का गठन किया जाता है। जब यह बुर्जुआ सरकार का जब गठन किया जाता है तो ये भी सरकार है जो जनता के हित की मतलब जनता के विश्वास को जीत नहीं पाता है और जल्द ही ये सरकार इसका गिर जाता है। इस प्रकार से जब यह इसकी सरकार जब बुर्जुआ सरकार की जब गिरता है तो उस प्रकार से करेंसी की नेतृत्व में एक नई सरकार का निर्माण होता है। अर्थात करेंसी वह राजभार को क्या करते हैं, संभालते हैं। तो इस प्रकार से वहां पे समाजवादी सरकार का गठन होता है। समाजवादी सरकार का गठन होता है। लेकिन जब करेंसी जब सरकार बनाता है तो करेंसी सरकार जब बनता है तो कुछ जनता इसके पक्ष में होते हैं, लेकिन बहुत सारे जनता जो होते हैं नाखुश भी होते हैं, क्योंकि जो वह सरकार की कामना किए थे, जो सरकार को वह देखे थे, वह इस करेंसी से उनका विश्वास नहीं भर रहा था। लेकिन देखते ही जो बोल्शेविक दल, जो हम आप लोग को बताए थे कि बोल्शेविक दल का जो गठन हुआ था, अर्थात हम कहते रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी से जो विघटन हुआ था, जो बहुमत दल वाला जो बोल्शेविक पार्टी था, यह बोल्शेविक पार्टी सरकार को स्वीकार नहीं किए थे, ठीक ना। देखिए 8 मार्च 1917 ईस्वी को महिलाओं, मजदूरों और किसानों ने ठीक जो आंदोलन शुरू किया था, जिसका परिणाम हुआ कि 12 मार्च 1917 को राजा को गद्दी त्यागना पड़ा। अर्थात महिलाओं ने यह पहली बार इतना बड़ा जन आंदोलन शुरू किए थे। यही कारण है कि 8 मार्च 1975 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का योजना बनाए हैं, ठीक ना, मतलब बनाया गया। तो इस प्रकार से आपसे एक प्रश्न भी पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो 8 मार्च 1975 ईस्वी से। याद रखिएगा 8 मार्च 1975 ईस्वी से। इस प्रकार से एक महान साम्राज्य रोम राजवंश का अंत होता है। तो सो हम आप लोग को रूस की जो रोमनोम राजवंश का जो पतन था वो हम आप लोग को बताने का काम किए थे। लेकिन ये बोल्शेविक क्रांति नहीं है, ये मत समझिए कि ये बोल्शेविक क्रांति है। ये इस क्रांति में राजा प्रत्याग होते हैं और एक नई सरकार बनता है जो बुर्जुआ है, ये भी विफल होता है। फिर उसके बाद में करेंसी बैठते हैं, ठीक ना, करेंसी बैठते हैं। लेकिन बोल्शेविक जो सरकार था, बोल्शेविक दल था, इसको स्वीकार नहीं किए थे। और इन्होंने आगे चलकर हम आप लोग को बताएंगे कि इन्होंने फिर एक ऐलान करता है कि एक सरकार तो बना है और एक नई सरकार फिर पुनः बनेगा। तो सो हम अगली वीडियो में हम आप लोग कर लेकर आएंगे। आप लोग का यह वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 10th का जितना भी टॉपिक है हम आपको लेकर आने का प्रयास करेंगे। जितना हमसे संभव होगा उतना हम सारा आपको मतलब लाने का प्रयास करेंगे। इतिहास आर्ट्स पेपर में आपका टोटल हम लेकर आएंगे। और साइंस की बात कहा जाए तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये हम तीनों को हम आपको टॉपिक बाई टॉपिक एकदम क्रमबद्ध तरीका से हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। उसके बाद में रहा मैथ। तो मैथ का भी अगर कहिएगा तो जो आपको लगता है कि हार्ड पेपर है, वो पेपर हम जो आपको लगता है कि हार्ड है वो सब्जेक्ट हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसी को लेकर आने का प्रयास करेंगे। जो आपको लगता है कि सबसे हार्ड है मैथ में, उसी को आप कमेंट में अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम उसी पेपर को लेकर आएंगे। तो चलिए, आज का आप लोग का वीडियो कैसा लगा
अगर अच्छा लगता है तो एक दूसरे को भाई आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा भी आप लोग मेहनत कर देते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा सहयोग मतलब सपोर्ट मिल जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।